नमस्कार, रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना खास प्रोग्राम रूबरू। जी हाँ, रूबरू प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी न किसी एक खास मेहमान से। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विजय पवार, जो कि चेयरमैन है दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल के। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर विजय पवार जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो। थैंक यू सर। जय हिंद एवरीवन। हमारे दूसरे मेहमान आज के इस प्रोग्राम में हैं डॉक्टर राजू गोपालन, जो कि सीईओ हैं दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल के। सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आज का जो ये एपिसोड है, ये भारत के अंदर जो एजुकेशनल सिनेरियो है और जो आपका दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल है, इसकी जो चेन है पूरे भारत भर में, उसके बारे में हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि इसको किस तरीके से आप चाहते हैं कि इसको पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर कैसे इसको ले जाया जा सकता है। आज एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है और जब हम ग्रामीण भारत की बात करते हैं तो वहाँ आज भी एक उत्कृष्ट किस्म की शिक्षा आज भी अवेलेबल नहीं है। आपका ये जो दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल का जो वेंचर है, इसको किस तरीके से आप ग्रामीण भारत में लेके जाना चाहते हैं? धन्यवाद सर, आपने आपके शो में हमें बुलाया, उसके लिए DPIS तहे दिल से आपका आभारी है। सर, एजुकेशन जो है वो आजकल सिर्फ एक ब्रांडेड और लिमिटेड सिटीज़ के अंदर बाउंड हो गया है, उसकी बाउंड्रीज वहाँ तक आ गई है। और जो गांव का जो बच्चा है जो टायर 3 और टायर 2 सिटी का है, वहाँ पे अभी बड़े इंफ्रा या अच्छी स्कूल्स या अच्छा एजुकेशन वहाँ तक डिलीवर नहीं हुआ, क्योंकि गाँवों से लोग अभी धीरे धीरे टायर 3 से टायर 2 और टायर 2 से बड़ी सिटी की तरफ लोग आ रहे हैं। तो जब कोई गांव से शहर की तरफ कोई परिवार आता है तो बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट जाती है। जी बिल्कुल। उनका आने का मतलब यही है कि वहाँ एजुकेशंस, हॉस्पिटल्स, ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं है या लैक ऑफ थिंग्स है। तो दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल ने एक मुहिम चलाई है एजुकेशन सेतु, जिसे हम DPIS सेतु कहते हैं, कि आज भारतवर्ष में हम एजुकेशन में 130वें नंबर पे हैं। ग्लोबल इंडेक्स में हमारा जो नंबर है वो 130वां है। तो हम चाहते हैं कि 2047 में जब हम 100वां इंडिपेंडेंट डे मनाएंगे तो हम भारत को टॉप 10 एजुकेशन कंट्री में देखना चाहते हैं। हम उस दिन के लिए आज मेहनत कर रहे हैं। जैसे सबकी एनिवर्सरी होती है बच्चों की, बीवी की, तो हम कुछ ना कुछ महीने भर पहले एक पार्टी प्लान करते हैं। तो ये तो हमारे देश का एक सुनहरा सेलिब्रेशन रहेगा जो पूरा देश मनाएगा। तो उसकी तैयारी हम आज से हमने शुरू कर दी है कि भारत को टॉप 10 एजुकेशन कंट्री में यदि हमें शामिल करना है, हर किसी को शिक्षित करना है, तो हमें आज से अभी से लगना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपने एक तरीके से फ्यूचर प्लानिंग की है। जी सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। डॉक्टर विजय, आपने बताया कि आपकी ये इच्छा है, ये मंशा है, लेकिन उसको अमली जामा पहनाना वो एक बहुत बड़ी चुनौती होता है। तो मैं डॉक्टर राजू आप तक आना चाहता हूँ कि कैसे आपको लगता है कि इस पूरी योजना को किस तरीके से अमली जामा पहनाया जा सकता है, क्योंकि महानगरों में जो पेइंग कैपेसिटी है पेरेंट्स की वो बहुत ज़्यादा होती है, वो पे कर सकते हैं अच्छी एजुकेशन के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं ग्रामीण भारत की बात करते हैं, गांव कस्बों की बात करते हैं, छोटे नगरों की बात करते हैं, छोटे शहरों की बात करते हैं, तो वहाँ पर पेइंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। कई बार पेरेंट्स पैसा इतना नहीं खर्च कर सकते हैं। तो आपके मन में क्या है इसको अमली जामा पहनाने के लिए? सर देखिए, शिक्षा जो है, आप जानते हैं पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति भी वही अधिकार रखता है जो एक शहर में बैठा आदमी रखता है। तो शिक्षा को अगर अंतिम आदमी तक पहुंचाना है तो हमें जो ये स्कूल खोलने का जो कॉन्सेप्ट है, इसको हमें एसेट लाइट मॉडल पे लाना पड़ेगा कि स्कूल खुले और लागत भी कम आए। आप जानते हैं कि इस देश में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे हैं जो अभी अनयूज्ड पड़े हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, हमारे देश में 5000 से ज्यादा कॉलेज ऐसे हैं जो कि बंद पड़े हैं, बने हुए हैं बड़े बड़े कैंपसेस, पर आज चल नहीं रहे हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि अगर हम उनको ज्वाइंट वेंचर में DPIS स्कूल के साथ जोड़ें और उनको अपने साथ अगर शामिल करें तो उस जगह पर अच्छे स्कूल खुल सकते हैं। और स्कूल के अंदर सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ अगर हम बाकी चीज़ों पर भी ध्यान दें कि स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स एकेडमी हो
नीट जेई की तैयारी हो, गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन हो, स्किल ट्रेनिंग हो, पैरामेडिकल कोर्सेज हो, तो ये सब चीज़ें जब आएंगी स्कूल में तो कहीं ना कहीं स्कूल का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और जो ग्रामीण बच्चों से जो एक बड़े ब्रांड के स्कूल्स को एक फीस जो चार्ज करना है उसको भी हम कहीं ना कहीं बहुत कम रख सकते हैं, क्योंकि सेम इंफ्रास्ट्रक्चर पे मल्टीपल काम होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी इस देश में बने हुए हैं, हमें नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि वो लोग जिनके पास रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं हमसे जुड़े और वो लोग जो उस गांव में रह रहे हैं, उस समाज के ही लोग हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं पैसों के अभाव में उनको लगता है कि एक बड़ा स्कूल खोलना उनके लिए संभव नहीं है, पर वो हमारे साथ जुड़कर शिक्षा के इस मुहिम में बिना कोई बड़ी लागत के हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर इस मिशन में DPIS के साथ जुड़कर आगे बढ़ सकते हैं। तो आप जो हमने ये मॉडल बनाया ये इस तरह से बनाया कि इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में खड़े हैं जो यूज़ नहीं हो रहे हैं, हर गांव में हर छोटे टाउन में इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, बंद पड़े कॉलेजेस हैं, अंडर परफॉर्मिंग स्कूल्स हैं जो आज से 30 साल पहले बने अच्छे से चल नहीं रहे हैं। तो अगर हम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने साथ मर्ज करें और उनके साथ जुड़कर एक तालमेल बनाएं तो मेरा ऐसा मानना है कि गांव तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना कोई मुश्किल बात अब नहीं है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर विजय, मैं आप तक आना चाहता हूँ कि ये तो बात रही कि ठीक है कि जो बिल्डिंग या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी अनयूज पड़ा हुआ है उस पर आप चाहते हैं कि भाई इस तरीके से चीज़ें ये फिजिबल भी लग रहा है, डुएबल भी लग रहा है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो एक क्वालिटी एजुकेशन की जो बात है आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि छोटे शहरों में आपको अच्छे टीचर मिल जाएंगे, आपको वहाँ पर अच्छे एकेडमिशियन जो हैं वो मिलेंगे, या जो सिलेबस जो आप चाहते हैं पढ़ाना बच्चों को किस तरीके से, क्या आप सभी स्कूलों के अंदर एक जैसा सिलेबस होगा या वहाँ की रिक्वायरमेंट के अनुसार होगा, कैसे आप देखते हैं इसको? सर देखा जाए तो जो नंबर ऑफ चेंज होती है हमारी पूरे भारत में तकरीबन 250 से ज़्यादा स्कूल्स आज के तारीख में कार्यरत है। हमने पिछले साल CAS लागू किया था, कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम लागू किया था। इस साल उसका हमने थोड़ा अपग्रेड वर्जन, मतलब पिछले साल हमने 25 स्कूलों को इस कैंपेनिंग के अंदर लाए थे, इस साल हमने उसको 50 कर दिया। इससे होगा क्या कि जो ऑपरेशन, जैसे आपने जो सवाल पूछा ये ऑपरेशन एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा आप उस चीज़ को समझिएगा कि एक स्कूल भोपाल में है और एक स्कूल जयपुर में है, किसी एक पेरेंट को जयपुर शिफ्ट होना है, तो हमारे सिस्टम के थ्रू, ये जो सिस्टम्स हमने बनाई हैं आज, सिस्टम के थ्रू बच्चा अगले दिन से ही जयपुर स्कूल में जाए, पढ़ना शुरू कर दे। उसको वहाँ री एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डोनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अलग से फॉर्म फिल करना है, ना ही उसे सिलेबस समझना है, ना यूनिफॉर्म परचेस करना है, ना ही उसे बुक लेनी है। बस जो ही उसका यूनिफॉर्म, उसकी बुक्स, उसका सिलेबस है, उसको एज इट इज़ जयपुर जाना है पढ़ना। हमने इतना इजी सिस्टम बनाया है और हम चाहते हैं कि हम भारत की ऑलमोस्ट 5000 स्कूलों को इसके साथ कनेक्ट करें। अब इस सिस्टम के अंदर हमने एक कॉमन सिलेबस रखा हुआ पैन इंडिया कि अटक से लेकर कटक तक हमारे जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ सभी स्कूलों का सिलेबस हमारा कॉमन है। कुछ सब्जेक्ट हमने एडिशनल रखे, जैसे हमने संस्कार को लेकर एक बुक बनाई है कि आज हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करें। संस्कार मतलब ये होता है कि बच्चा बड़ा हो गया, माता पिता के साथ उसकी जो बात करने की शैली है ना, जैसे पुराने बच्चे होते थे, आज के बच्चे होते, आने वाली जनरेशन होगी, वो धीरे धीरे कम हो रही, क्योंकि जो हम मूलत्व पढ़ाते हैं, शिक्षा का जो मूलत्व है, संस्कार, वो डिलीवर नहीं हो रहा है। हम सिर्फ लैंग्वेज पे फोकस कर रहे हैं कि हमें इंग्लिश पढ़ाना है, हमें जापानीज़ पढ़ाना है, हमें ये पढ़ाना है, लेकिन हम हमारी जो सभ्यता संस्कृति है हम उसको भूलते जा रहे हैं। तो हमने सेंट्रलाइज सिस्टम बनाई है, इस सिस्टम से ईजी हो जाएगा कि कोई भी पेरेंट कहीं ट्रांसफ़र ले, इजीली चला जाए, क्योंकि पेरेंट के लिए सबसे पहले तो बड़ी चुनौती होती है जी कि भाई स्कूल फाइंड आउट करना, भाई सेम स्कूल होना चाहिए। तो जब नए शहर में जाता है तो उसको वो स्कूल नहीं मिल पाती, लेकिन एक साइकेट्रिक होने के नाते कि जब बच्चा कोई नए स्कूल में जाता है तो उस ऑरा में उसको अपने आप को ढाने के लिए, उस सांचे में फिर से ढाने के लिए समय लगता है, तब तक थोड़ा समय निकल जाता है उसका स्टडी का, उसके बिहेवियर का।
और शायद परफॉर्मेंस करने वाला बच्चा शायद लो परफॉर्मेंस कर देता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हमने देखे। हाँ, जब तक वो समझता है चीज़ों को तब बिल्कुल तक बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है। तो हमने इसके लिए हमने मेंटल हेल्थ के भी प्रोग्राम्स कंपलसरी कर दिए। ओके। NEP 2020 जो बनी है इसमें मेंटल हेल्थ है जो हम बच्चों को हर एक बच्चों को दे रहे हैं, प्लस टीचर्स को दे रहे हैं, पेरेंट को दे रहे हैं। तो हमारा जो ऑपरेशनल पिरामिड है वो 3 डॉट से बना है। नंबर 1 कि एक टीचर्स ट्रेनिंग, एक टायर 3 सिटी की टीचर्स। हम ये नहीं कहते कि हम बड़े शहर की टीचर को वहाँ लेके जाएं और उसे हम वहाँ उस पैकेज में रखें या उससे कम पैकेज में रखें, तो शायद ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी उस टीचर के साथ। लेकिन मेरे पास जो शिक्षक है, जो टीचर मेरे पास वहाँ काम कर रहा है, मैं उसे डेवलप करूँ, हम उसे सिखाएं, हम उसे ट्रेन करें, उसकी क्या क्या खामियां हैं उसको हम सही करने की कोशिश करें, सब्जेक्ट नॉलेज दें, हम उन्हें टूल्स प्रोवाइड करें, हम उन्हें इजी रिसोर्स बुक प्रोवाइड करें, उन्हें बिहेवियर की ट्रेनिंग दें। सेम चीज़ जिसके .B तो एक पेरेंट के भी वर्कशॉप होते हैं बिहेवियर को लेकर, कैसे काम किया जाए, वो उनके फर्दर डेवलपमेंट के लिए भी काम आता है और एक बच्चे के भी डेवलपमेंट के लिए हम वहाँ काम करते हैं। तो ये 3 डॉट्स मिला के हमारा एक पिरामिड तैयार होता है और ये पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी एक ट्रेनिंग मैनुअल या ट्रेनिंग का सेशन अगर फॉलो नहीं हुआ तो हमारा जो एकेडमिक का जो हम प्रोसेस बनाया है ये नहीं चल पाता। तो ये ABC है, ये हम लगाते हैं सभी स्कूलों के अंदर। सेम पैटर्न पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। डॉक्टर राजू, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके अंदर इच्छा है बिजनेस को शुरू करने की, क्योंकि अब वो बिल्डिंग तो बना दी, पैसा भी लगा के बैठे हुए हैं, 10 साल हो गए हैं बिल्डिंग को पड़े हुए। बिल्डिंग जो है वो जर्जर हालत में है, मेंटेनेंस भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने उनको एक रे ऑफ होप दी कि भाई आप जो हैं, हम इस तरह की कोई योजना लेकर के आ रहे हैं और आप इसके अंदर चलाइए। लेकिन माइंडसेट लोगों का कई बार इस तरह का भी हो जाएगा कि भाई जो हमारा लॉस हुआ है उसको हम जल्दी रिकवर कर लें। तो क्या आपके पास ऐसी कोई गाइडलाइंस होंगी कि आप लोगों को, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ एजुकेशन और एजुकेशन है बच्चों की, क्योंकि ऐसा नहीं कि भाई अगले साल वो कहने लगे कि ठीक है भाई हमें तो नहीं जच रहा है, हम अब कुछ और करिए। तो क्या आपके पास ऐसी कोई योजना है कि 10 साल 20 साल कोई लीज लेंगे या कोई ऐसी प्लानिंग बनाएंगे कि जिससे कि कोई जैसे मजाक नहीं हो रहा है कि भाई बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो, तो ऐसी कोई योजना लेकर के आप चल रहे हैं? सर, हम जो भी स्कूल लेते हैं वो कम से कम 20 साल के लॉक इन के लिए लेते हैं। ओके। हमारा बड़ा सीधा सा मॉडल है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा है, यूज़ नहीं हो रहा, आप आइए हमसे मिलिए। अगर आप और हमारा संबंध अच्छा बनता है, क्योंकि देखिए आदमी को भी समझना ज़रूरी है, बिल्डिंग होने से उस पर स्कूल खुल जाएगा ऐसा नहीं है। बिल्कुल। जो भी हम तो चाहते हैं इस समाज के हित में काम करने के लिए सब लोग आके हमारे से सहयोग करें। हम तो उस मिशन को लेकर निकले हैं, हम तो बढ़ेंगे और आगे पहुंचाएंगे भी। और जो लोग भी जिनके पास बिल्डिंग्स हैं, अनयूटिलाइज हैं और अंडर यूटिलाइज हैं, 2 तरह की बिल्डिंगें खड़ी हैं सर। एक है जो अनयूज्ड है, दूसरी ऐसी है जो अंडर यूटिलाइज्ड है। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसमें से थोड़ा ही हिस्सा यूज़ हो रहा है, बाकी खाली पड़ा है। बाप दादाओं ने बनाया कॉलेज, नहीं चल पाया बच्चों से, बच्चे विदेश से सेटल्ड हो गए, कोई देखने वाला नहीं है। तो अगर हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को समाज हित में यूज़ कर पाएँ और उनको भी उस मुहिम के साथ जोड़ पाएँ और एक लॉन्ग टर्म रिश्ता, क्योंकि क्या होता है सर, आज हम किसी स्कूल को खोलने के लिए किसी शहर में जाते हैं तो वो 1 साल या 2 साल या 3 साल के लिए नहीं खुलता। तो हमारा एक लॉक इन एग्रीमेंट भी हम उनसे करते हैं 20 सालों का। और जब ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होते हैं तो उस पर एक लॉन्ग टर्म डिस्कशन होता है, सारी बातों पे चर्चा की जाती है। और जब उनको और हमको दोनों को ये चीज़ समझ आती है तो ही हम आगे बढ़ते हैं। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो वो बच्चों का भविष्य का उसमें खास ध्यान रखा जाता है। और 20 साल बाद, क्योंकि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है सर, चीज़ें जो 20 साल चलेंगी वो आगे 100 साल भी चलेंगी, पर एक 20 साल का विज़न लेकर हम काम शुरू करते हैं। और उसके बाद हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर में ही मल्टीपल चीज़ों को ऐड कर कर, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमसे जुड़ने आया वो उसके अंदर कहीं ना कहीं ऑपरेशन एक्सीलेंस की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उन्होंने खूब मेहनत करी और शायद उन्होंने जो करने की कोशिश करी होगी उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए होंगे, पर जब हमारी टीम उनके साथ मर्ज होगी, हमारा ऑपरेशन एक्सीलेंस उनकी बिल्डिंग के साथ मर्ज होगा, तो कहीं ना कहीं उनको भी बेनिफिट मिलेगा, इसका समाज को भी मिलेगा। और जो हमारा विज़न है कि पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति भी क्वालिटी एजुकेशन को हासिल करे, वो विज़न भी हमारा इस माध्यम से पूरा होगा। जी बिल्कुल। अब मैं दोनों आप लोगों से मैं प्रश्न करना चाहता हूँ कि
एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें समाज के बहुत सारे लोग अपनी छवि सुधारने के लिए आना चाहते हैं। वो वहाँ पर तमाम उल्टे पलटे गोरख धंधे भी करते हैं और फिर उस एजुकेशन के नाम पर ये होता है कि जैसे कि भाई दुनिया के पाप किए और उसके बाद जाके गंगा में डुबकी लगा लो तो सारे पाप जो हैं आपके धुल जाएंगे, क्योंकि छवि होती है, इलेक्शन लड़ना होता है। मैं बड़ा खुल करके आपसे बात करना चाहता हूँ, तो आप कैसे इसको मेक श्योर करेंगे कि ऐसे लोग आपके उस संपर्क में ना आए और जो लोग वाकई एजुकेशन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इस देश को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, राष्ट्र के प्रति जिनकी कोई प्रतिबद्धता है, ऐसे लोग ही आपके साथ चलें। तो इसका कोई पैरामीटर आपके पास है माइंड में, कोई ऐसा कोई ब्लूप्रिंट आपने बनाया हुआ? सर हमारी एक स्क्रीनिंग कमेटी है, जी। हर चीज़ को फिल्टर करते हैं हम। ओके। हमारे पास उस स्क्रीनिंग कमेटी के बाद फिर एक केवाईसी का हमारा एक प्रोसेस है। जैसे बैंक में आप अकाउंट खोलने जाते हैं तो भी केवाईसी होती है, उसी तरह से जो लोग भी हम, क्योंकि देखिए ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। जी बिल्कुल। अगर हम 20 साल का लॉक इन एग्रीमेंट किसी के साथ कर रहे हैं तो हम भी एग्जिट नहीं ले सकते, वो भी नहीं ले सकता। तो हम उस आदमी की पूरी डीप वेरिफिकेशन करते हैं। हमारी एक कोर कमेटी है जो जब भी ये चीज़ें होती हैं तो इसको स्क्रीनिंग करती है, और जब पूरी कमेटी का फैसला होता है कि इस सदस्य को अपने पार्ट में जोड़ के आगे बढ़ना है तो हम आगे बढ़ते हैं। और कोई भी खराब छवि, जैसा आपने कहा कि एक परिवार का कोई मुखिया है और उसकी छवि खराब है, तो ऐसा नहीं कि पूरा परिवार खराब है। कई बार ऐसा भी आप देखेंगे कि समाज के अंदर जो महिलाएं हैं खासकर, वो समाज हित में, समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करना चाहती है, पर उनको मौका नहीं मिलता। सर हम इस माध्यम से उन महिलाओं को आह्वान करते हैं कि आप आइए, हमसे जुड़िए। और कहीं ना कहीं एक जो परेशानी थी, एक दिक्कत थी, एक एंट्री बैरियर था कि भाई स्कूल खोलना है तो बहुत पैसे होने चाहिए या ये पैसे वालों का ही काम है, हमने ये बैरियर ख़त्म कर दिया सर। ओके। तो अब स्कूल चलाने वाले लोग अलग होंगे, जिनकी बिल्डिंग होगी वो लोग अलग होंगे, ये पॉसिबल है। पहले क्या था, जिसकी बिल्डिंग थी वही स्कूल चलाता था, पर अब हमने क्या कहा कि बिल्डिंग जिसकी है, जो खड़ी है, हम वो ले लेंगे 20 सालों के लिए, और उसको चलाने वाले लोग जो हैं वो अलग होंगे, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत होंगे, शिक्षा के संबंधित चीज़ों के बारे में उनको पता होगा, और कहीं ना कहीं एक इच्छा भी रखते होंगे कि नहीं, हमें शिक्षा के माध्यम से इसको आगे बढ़ाना है, समाज को। जिस विषय से हम, जिस मिशन से हम निकले हैं कि समाज में पढ़े अंतिम व्यक्ति को भी एक क्वालिटी एजुकेशन मिले, तो हम अपने विज़न के साथ अलाइन होते हुए लोगों को ही जोड़ेंगे और उसको हम किसी भी तरह से तोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। डीपीआईएस की अपनी विचारधारा है सर। जैसे आपने जो सवाल पूछा और हमारे सीईओ सर ने जो इसका जवाब दिया, उसमें मैं थोड़ा सा इतिहास पे आपको ले जाना चाहूँगा। डीपीआईएस आया कहाँ से? मेरे ग्रैंडफादर जी थे दामू सिंह पवार जी, जिन्होंने 1976 में इस संस्था की स्थापना की। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। उनके बड़े भाई लाला लाजपत राय जी के साथ साइमन कमीशन जी का जो इतिहास में एक विख्यात आंदोलन हुआ है, वहाँ पे वो वहाँ शहीद हुए थे। फिर उनके छोटे भाई दामू सिंह जी ने परिवार से वो मुहिम आगे बढ़ाई। देश आज़ाद होने के बाद हमारे ग्रैंडफादर जी ने स्कूल एजुकेशंस में आगे काम करना चालू किया और 1976 में उन्होंने सोसाइटी की स्थापना की, जिसे 2014 के अंदर हमने डीपीआईएस सोसाइटी का नाम दिया, जिसको हमने रीमॉडिफाई किया। रीमॉडिफाई के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें हमने अपडेट करी। तो हम एक विचारधारा को कैरी करते हैं। हमारे लिए एजुकेशन इज़ नॉट फॉर सेल है ना। कि एक जब दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल जब एक नाम आता है, ब्रांड नेम आता है, तो लोग सोचते हैं बहुत महंगा होता। लेकिन आज एक चेयरमैन होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ कि एजुकेशन महंगा नहीं है, है ना। एजुकेशन इज नॉट फॉर सेल, ये महंगा नहीं है। हर कोई एक बच्चा, जैसे एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला बच्चा हमारे यहाँ के पढ़ सकता है, कोई फार्मर का बच्चा मेरे यहाँ पे पढ़ सकता है, या किसी जज का बच्चा हमारे यहाँ पढ़ सकता है। तो हमारे यहाँ समानताएं हैं कि भारत का इतिहास यदि आप ध्यान से देखें तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी सांदीपनी आश्रम में एक ही पेड़ के नीचे बैठ के पढ़े हैं। लेकिन ये समाज के ही कुछ तत्व हैं जिन्होंने एजुकेशन के अंदर एक हाई सोसाइटी एजुकेशन, एक लो सोसाइटी एजुकेशन का एक फर्मा बना दिया है। हम चाहते हैं कि ये बैरियर नहीं रहे, सबके लिए समानता होनी चाहिए, सबके लिए इक्वालिटी होनी चाहिए। आज लोग इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन एजुकेशन में कहाँ इक्वालिटी है? बिल्कुल नहीं है। तो हम एक ब्रांड नहीं, हम एक नाम होने के नाते एक लेगेसी हम कैरी कर रहे हैं। एक मुहिम जो दादाजी से हमें मिली। मैं खुद एक MBBS डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं पूरा अपना मेडिकल प्रैक्टिस का काम ये करके, लैब करके आज मैं एजुकेशन फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ।
मेरी जो भी नॉलेज है, जो भी मेरी स्किल है, वो हम स्कूल डेवलप करने के लिए, एकेडमिक डेवलप करने के लिए, ट्रेनिंग डेवलपमेंट करने के लिए, ये सारी चीज़ों में हम वहाँ टीचर को गाइड करते हैं। तो हमारी एक स्कूटनी की टीम बनी हुई है जो हर एक ऑनर को वेरीफाई करती है। उसके अलावा भी हमारी ड्यू एजेंट्स बनी हुई है जो बैकग्राउंड चेक कर लेती है कि भाई क्या कहानी है, क्या है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि मार्केट में भाई कैसे कैसे लोग हैं, कैसे लोग नहीं हैं, है ना। नाम जो आपने लिया हुआ है दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि बड़ा और ब्रांड भी है इस नाम से, तो फिर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा महंगा स्कूल होगा, तो ये एक इम्प्रेशन जाता है। तो कैसे तोड़ेंगे इस छवि को? सर कैसा है कि हम यही पब्लिक को कहते हैं, स्कूलों में जाते हैं। अभी रिसेंटली हमारा बॉम्बे में एक स्कूल का इनॉग्रेशन हुआ था, वहाँ पीटीएम और एनुअल फंक्शन था हमारा। तो हमने पेरेंट को यही कहा कि एक ब्रांड नेम को आप महंगाई के तौर से मत देखिए, स्कूल को उसकी एक्टिविटी से आइडेंटिफाई करिए। ऐसा नहीं कि आपने बैनर लगा लिया और पेरेंट वहाँ हेलीकॉप्टर से आ जाएंगे या ट्रक भर के आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो स्कूल एक अनुभव अर्न करता है। डीपीआईएस ने एक एक्सपीरियंस अर्न किया है अपने इतने 50 सालों के अंदर। और हमने हमारा जो फीस स्ट्रक्चर हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है वो नॉमिनल फीस स्ट्रक्चर है कि जो एक ऑटो वाला भी अफोर्ड कर सकता है, एक रिच पर्सन भी अफोर्ड। लेकिन हमने क्वालिटी जो हम दे रहे हैं, जो सिस्टम हम दे रहे हैं, शायद एक बड़ा स्कूल भी नहीं दे पाता होगा। शायद बड़ा स्कूल एसी दे देगा या बहुत बड़ा इंफ्रा दे देगा। तो बड़ा इंफ्रा दे देने से या एसी लगा देने से स्कूल बड़े नहीं बन जाते। वहाँ पे टीचर क्या एजुकेशन डिलीवर कर रहा है और वो एजुकेशन बच्चे ने सही तरीके से ग्रहण किया और उसने उसकी लाइफ में अप्लाई किया, तो ये एक साइकिल पूरी होती है एजुकेशन की। तो सिर्फ इंफ्रा बना लेने से या बैनर लगा देने से स्कूल का ब्रांड नहीं बन जाता है, उसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है जो डीपीआईएस करने में जानता है। बिल्कुल। राजू जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि मैं हूँ और मैंने एक बिल्डिंग बनानी शुरू की थी, लेकिन किसी कारणवश मैं उस बिल्डिंग को पूरा नहीं कर सका। अब वो आधी अधूरी बिल्डिंग पड़ी हुई है। उस आधी अधूरी बिल्डिंग के साथ मेरी आपसे मुलाकात होती है और आपने मुझे आइडिया दिया कि आप स्कूल इसके अंदर चला सकते हैं। तो अब क्या ऐसी बिल्डिंग के अंदर आप किस तरीके से मेक श्योर करेंगे कि क्या इसमें स्कूल चल सकता है या नहीं चल सकता है, या स्कूल चलते चलते बिल्डिंग बनाई जाएगी, या उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? इस तरह की भी कुछ प्रैक्टिकल दिक्कतें हो सकता है कि आपको आए, तो कैसे इसको करेंगे? सर, हमने हर चीज़ का सॉल्यूशन पहले ही निकाल के रखा है। हम कुछ भी नया नहीं कर रहे। जो हम करते आए हैं उसी को अब और लार्ज स्केल पे हम करने आ रहे हैं। मान लीजिए किसी के पास मैं और थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, मान लीजिए किसी के पास सिर्फ ज़मीन है, उसका सपना है कि उसके गांव की ये ज़मीन है और वहाँ पे एक अच्छा स्कूल बने ताकि गांव के लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सके। तो हमने उनको भी इनवाइट करा। क्या होता है, अकेला आदमी बहुत कुछ करना चाहता है पर अकेला होने की वजह से वो बहुत सारी चीज़ों में या टेक्निकली नॉलेज उसको नहीं होती, तो वो सोचता है कहीं ना कहीं कि काश मुझे कुछ ऐसे लोग मिल जाएं, ऐसी टीम मिल जाए जिनकी मदद से मैं यहाँ पर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकूँ, जो बैंक से मेरे को फाइनेंसिंग में हेल्प कर दे, प्राइवेट इन्वेस्टर से मुझे थोड़ा फंड दिलवा दे। तो हम उन सभी चीज़ों में उसके साथ मदद करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो सोसाइटी का वो काम करने की कोशिश करना चाहता है जो हम भी करना चाहते हैं, क्वालिटी एजुकेशन टू द एंड पर्सन ऑफ द सोसाइटी। तो हमने क्या करा, उनको अपने साथ कोलैबोरेट करा और उनकी बिल्डिंग, जैसा आपने कहा लैंड है तो लैंड पे बिल्डिंग बनाने में मदद करते हैं, बिल्डिंग अधूरी है तो उसको पूरा करने में मदद करते हैं। कहीं भी किसी भी तरह से कोई प्रोजेक्ट रह गया, इनकम्प्लीट है, एफिलिएशन की प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ हो, उसमें अगर वो हमसे कनेक्ट करता है, हमसे बात करता है और हमें अगर आदमी समझ आता है, तो हम डेफिनेटली उनके साथ उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी कराते हैं, वहाँ स्कूल भी सेटअप कराते हैं और उसको चलाते भी हैं। जी, बहुत बढ़िया। आपने कहा कि न केवल भारत के अंदर बल्कि विदेशों में भी आपके स्कूल कई देशों के अंदर चल रहे हैं। आपका ये सपना भी है कि पूरे वर्ल्ड वाइड हम इसकी फ्रेंचाइजी दें या हम चलाएं जिस भी तरीके से। तो कैसे मैनेज करेंगे इसकी जो लॉजिस्टिक्स हैं, कैसे तय करेंगे, कौन होगा जो देखेगा, किस तरीके से इसको सारी चीज़ों को संचालित करेंगे, क्या विदेशों के अंदर भी सेम सिलेबस लागू होगा, इसको कैसे देखते हैं आप? मैं दोनों से करता हूँ ये सवाल है। सर देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे युगांडा में हमारा एक स्कूल है, एग्जिस्ट करता है, 10,000 बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं आज के डेट के अंदर। तो वहाँ वो स्कूल सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल ही है। इंडिया के बाहर भी बहुत सारे स्कूल हैं जो चलते हैं और हमारे इंडियंस एनआरआईज के बच्चे होते हैं वहाँ जाते हैं और वो सीबीएसई से मान्यता ली जाती है। तो सीबीएसई ऑलरेडी
बहुत सारी स्कूलों को इंडिया के बाहर सीबीएसई बोर्ड्स का एफिलिएशन देती है जो चल रहा है, तो वो कुछ नया नहीं है वहाँ पे। रहा सवाल हमारी ऑपरेशनल टीम का, तो हमने मतलब इस साल से हमने हर एक रीजनल वाइज, मतलब हमने स्टेट ऑफिस हमने अलग से अपॉइंट कर दी। जैसे कि अभी हमारी कलकत्ता ऑफिस हो गई है, महाराष्ट्र स्टेट की हमारी ऑफिस हो गई है, गुजरात स्टेट की हमारी रीजनल ऑफिस हो गई है। तो जब सर्विस डिलीवर करने की बात आती है तो हर बंदा उठ के दिल्ली नहीं आ पाएगा, हर किसी के छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, तो हमने उसको स्टेट वाइज हमने उसको डिवाइड कर दिया है। उससे हमारी सर्विस बहुत ईजी हो जाएगी। जैसे हमारी बाहर की जो स्कूल्स है वहाँ पे देने के लिए हमने हर 6 मंथ का हमने उनको एक टाइम लाइन होती है, 6 मंथ का उनका एक डायरी बना हुआ होता है। उस डायरी के हिसाब से क्या चीज़ें जानी चाहिए, क्या डिलीवर होना चाहिए, वो चीज़ें वहाँ डिलीवर होती है सर। तो हमारी जो ऑपरेशनल एक्टिविटी की जो हमारी जो टीम है वो प्रिपेयर है, और हमने स्टैंड बाय में ऐसे 10 लोगों की टीम है और स्टैंड बाय में हमने रखी हुई है कि इन केस एनी इमरजेंसी हमारी वो टीम है उसको हम डिप्लॉय कर देते हैं कि भाई कल कोई भगवान ना करे कोई हादसा हो जाए और हमें इमरजेंसी में कुछ करना पड़ा, तो हम हमारी पूरी एक टीम उठा के अर्ली मॉर्निंग से वहाँ पे चार्ज ले लेगी और काम कर लेगी। मतलब वी आर वेरी, मतलब हम लोग बहुत प्रिपेयर है उस चीज़ को लेके, हम इमरजेंसी को लेके बड़ा प्रिपेयर है। और एक बात है इसमें मैं थोड़ा सा बात जोड़ना चाहूँगा। हमने क्या ऐसा विज़न है हमारा, हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट में अपना ऑफिस है और हर डिस्ट्रिक्ट का एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होगा जो उस डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करेगा। ये हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे। इसी तरह से हमने हर स्टेट में एक स्टेट पार्टनर होगा जो कि उन डिस्ट्रिक्ट्स को मैनेज करेगा। तो जो चीज़ें हमने, जब बड़ा काम करना है सर, तो उससे संबंधित चीज़ों को भी हमने तैयार करके रखा हुआ है और उसका एक्सीलेंस हमारे पास है। ये इसी विज़न के साथ ही तो हमने इतना बड़ा प्लान बनाया। तो ये जो दिक्कतें हैं वो उनके लिए है जो नए हैं, जो जुड़ रहे हैं। हमारे लिए ये दिक्कतें नहीं है, हमने उन सबको सॉल्व कर रखा है। हम उस एंड स्कूल तक, जो लास्ट माइल स्कूल बनेगा, वहाँ तक अपनी सारी सर्विसेज उसी तरह से पहुँचाएंगे जैसे एक शहर के स्कूल को हम दे रहे हैं, और उसको हम मेक श्योर करेंगे। उसमें अगर कमी रही तो फिर ये सारी मुहिम, जो ये सारी मेहनत हम कर रहे हैं कि ये क्वालिटी एजुकेशन एंड माइल तक पहुँचे, आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को तक मिले, तो वो सब तो फिर होगा ही नहीं। और आज हमारे भारत में ये सब करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि अब है टेक्नोलॉजी का ज़माना। डिजिटल क्लासरूम बनते हैं, चीज़ें ऑलरेडी हर जगह पहुंच जाती हैं, और फास्ट डिलीवरी है, और क्वालिटी टीचर्स हैं, ट्रेनिंग है। ये सब कुछ अब टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत आसानी से हो सकता है। और चीज़ों को मॉनिटरिंग करना, उसको संभालना अब पहले के मुकाबले बहुत आसान है, और हम इसको बहुत बेहतर ढंग से करेंगे। और कोई अगर जो एग्जिस्टिंग चीज़ों को आकर देखना चाहे, समझना चाहे, तो हम उसको इनवाइट करेंगे कि हम कैसे कर रहे हैं। आप आएँ, हमारे कुछ स्कूल विज़िट करें, देखें अपनी आंखों से कि हम कैसे एक 250 किलोमीटर दूर जो दिल्ली से स्कूल है उसको मैनेज कर रहे हैं, एक 500 किलोमीटर दूर जो स्कूल है उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, और एक 2000 किलोमीटर दूर जो स्कूल है उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। और वो जो मैनेजमेंट है, वो जो क्वालिटी है, वो वही है जो हम अपने घर के पास जो 20 किलोमीटर पे स्कूल है वहाँ दे रहे हैं। तो हमारा कहना है कि टेक्नोलॉजी की मदद से अब चीज़ें बहुत अच्छी की जा सकती हैं, और स्मार्ट लोग अब बिज़नेस में हैं जो कि सहयोग करेंगे एक दूसरे का, जिनको पता है कि किस तरह से क्वालिटी को मेंटेन किया जा सकता है। और हमने उसके लिए टीम हायर कर रखी है। स्टेट वाइज हमारे पास एक इमरजेंसी टीम भी होती है बैकअप में, जैसा सर ने बताया कि उसे कहीं भी पहुंचाना है तो हम अगली सुबह वहाँ पे वो टीम खड़ी होगी। तो हमारा ऐसा मानना है कि हमें ऑपरेशन से रिलेटेड कोई मुश्किल नहीं आएगी, और हम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम हैं और एक्सपर्ट लोग हैं और एक मिशन के साथ जुड़े हुए लोग हैं कि समाज में हम किसी भी तरह से शिक्षा को, जो कि अब सिर्फ शहरों तक ना सीमित रह के गाँव के बच्चों को भी वो सभी मौके मिले जो एक शहर के बच्चे को मिलते हैं। जी बिल्कुल। एक आजकल बड़ा डिबेटेबल विषय है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है। तो अब भी अटकलें ये लगाई जा रही है कि भाई आगे आने वाला जो समय है सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लेगा, एजुकेशन को भी वो पकड़ लेगा, किसी को कुछ भी चाहिए तो आपको मिल जाएगा वो। तो इस तरह की भी चीज़ें हो रही हैं। अभी इसमें एक कहीं ना कहीं एक डिबेट है आपस में, आप कैसे देखते हैं इसको? सर, जब कंप्यूटर आया था नया तो ऐसा कहा जाता था कि बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, कंप्यूटर ऐसा क्या कर देगा, तो घबराए हुए थे लोग। आज जब एआई आया है तो वही घबराहट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो सेम बात है। डेफिनेटली चीज़ें बदलेंगी एआई की वजह से, और
कहीं ना कहीं सर देखिए, टेक्नोलॉजी को हम अवॉइड तो कर नहीं सकते। लाइफ में हमने आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, तो हर चीज़ को साथ लेकर चलना पड़ेगा। आज हमने कंप्यूटर को अपने साथ मर्ज किया, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि कंप्यूटर की वजह से बहुत लोग बेरोजगार हो गए। सेम ऐसा ही एआई में होगा कि एआई आपके काम को आसान करेगा, पर लोगों की ज़रूरत तब भी रहेगी। स्मार्ट लोग और स्मार्ट तरीके से काम कर पाएंगे, और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम आज जो काम जो शायद हम थोड़ा टाइम लेकर कर रहे हैं, वो काम हमारा और आसान हो जाएगा। और एआई की नॉलेज होना आज के बच्चों में बहुत ज़रूरी है। एआई से कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि जिसके बारे में ऑलरेडी चर्चाएं हो रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि एआई कोई नुकसान नहीं करेगा, उल्टा आपको सपोर्ट करेगा आगे बढ़ने में। और कहीं ना कहीं एआई की मदद से जो हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, जो स्मार्ट पोजीशन पे आज हम खड़े हैं, हम इससे और बेहतर पोजीशन पे खड़े होंगे सर। जैसे कंप्यूटर आया था, मैं थोड़ा सा उसमें एडिफाई करूँगा। जब कंप्यूटर आया था तो लोगों लगा भाई जॉब चली जाएगी, लेकिन जॉब बढ़ी। जैसे एआई आया है, तो जब टेक्नोलॉजी आती है तो उसको चलाने वाले लोग भी आते हैं। अगर महंगी गाड़ी आएगी तो ड्राइवर भी ऐसे रखे जाएंगे। अगर टेक्नोलॉजी आई है तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी इंसान के थ्रू उसको चलाया जाएगा। तो वहाँ रोज़गार, हम इस टेक्नोलॉजी को मौके के तौर पे देखते हैं कि यहाँ रोज़गार बढ़ेंगे, चीज़ें और इजी और समय बचेगा इसके अंदर। तो जब समय बचेगा अपना, तो उस समय को हम कहीं और भी चीज़ों में लगा सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी यदि आई है, एआई आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, तो हम बच्चों को सिखाते भी कैसे यूज़ करना चाहिए। हमारी ऑलमोस्ट सभी स्कूलों के अंदर रोबोटिक लैब है, हम कोडिंग बच्चों को पिछले 2 साल से सिखा रहे हैं। तो ये चीज़ें मतलब सीखा तो पहले से रहे थे, बट कहने का मतलब मेरा मोरल ये था कि 2 साल से हमने कंपलसरी कर दिया है कि एक प्रॉपर लैब बना दी बच्चों के लिए जो ज़रूरी है। तो उस चीज़ को हम धीरे धीरे अपग्रेड करके टेक्नोलॉजी के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए, चीज़ों को एक्सेप्ट करके, और किस तरीके से अगर यदि कोई काम आपको 2 घंटे लग रहे हैं, वही काम आपका एक कम समय में हो जाए, तो बाकी का समय आप कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो कार्यक्रम को समेटने का समय हो चला है, तो मैं ये चाहता हूँ कि चूँकि आपके पास एक ये ब्रांड नेम है, बहुत कई सालों की लेगेसी है, तो हमारे जो दर्शक हैं या जो पोटेंशियल जो लोग हैं जो इस एजुकेशन बिजनेस में आना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, हम कहना चाहते हैं सर कि सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि एजुकेशन का प्रचार करे या सब कुछ सरकार ही ठीक करे, या हम वोट देने जाते हैं, हम बटन दबाते हैं और हमने हमारी जिम्मेवारी पूरी कर ली, ऐसा नहीं होता है। आज आपका, मेरा और हम सब का ये अधिकार है कि हम हमारे समाज को दें, क्योंकि आज भारतवर्ष ने हमें नाम, पहचान और आज हमें जो भी दिया है, हमें हमारे समाज ने या हमारे देश ने हमें दिया हुआ है। तो आप हमसे जुड़िए। आप आपके शहर के अंदर देखो, सिर्फ एक स्कूल आने से कोई गांव का भला नहीं होता। एक स्कूल आती है तो वो गांव डेवलप होता है, गांव से तालुका डेवलप होता है, उस तालुके से जिला डेवलप होता है, उस जिले से एक राज्य डेवलप होता है, और उस राज्य से देश, और देश से पूरी दुनिया में उसका प्रचार प्रसार होता है। तो ये एक चैनल है, तो उस चैनल का पार्ट बनिए। यदि आपका सपना है आप स्कूल खोलना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल की टीम को कांटेक्ट करना चाहिए। हम आपसे वादा करते हैं कि हम हमारी मुहिम का आप हिस्सा बनिए और हम वो स्कूल को चलाएं, उसको अच्छे तरीके से हम उसको डेवलप करें, और एजुकेशंस को जैसे हम एक लास्ट बच्चा जो रो में खड़ा है उसको भी हम वो चीज़ प्रोवाइड करें। हम हमारी मेहनत वो रहेगी सर। जी राजू साहब, आप कुछ कहना चाहें? सर मेरा ये मानना है, मैं उन सभी लोगों को इनवाइट करूंगा जो शिक्षा के क्षेत्र से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, रिटायर प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, जिनका सपना है कि वो शिक्षा के माध्यम से समाज को आगे ले जाएं। और मैं पर्सनली भी ये बात मानता हूँ कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, अगर आप परिवार से एक आदमी को अच्छी शिक्षा दे दीजिए तो वो परिवार को आगे अपने आप ले जाएगा। और सरकारें अपना बहुत प्रयास कर रही हैं, आज भी कर रही हैं, पहले भी की सरकारें भी कर रही थी, पर मेरा ये मानना है कि जब तक हम अपने समाज के आम आदमी नहीं जुड़ेगा किसी मुहिम से, तब तक वो चीज़ आगे नहीं चल सकती। और मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि समाज के वो लोग हम तक आएँ जो कि शिक्षा के क्षेत्र में जुड़कर शिक्षा के माध्यम से समाज को किसी तरह से आगे ले जाना चाहते हैं। हम उसको अपने साथ जोड़ेंगे। उनके पास फाइनेंशियल बैरियर जो कि कहते हैं एक बहुत पैसा चाहिए स्कूल खोलने के लिए, इस बात को हमने ख़त्म कर दिया है, क्योंकि हमने कहा कि रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश में। आप आएँ, हमसे जुड़ें, हमसे मिलकर काम करें। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में ऑलरेडी है, एसेट लाइट मॉडल पे हम ये चलाएंगे और इस माध्यम से समाज को अच्छी शिक्षा देकर आगे बढ़ाएंगे सर। जी बिल्कुल।
बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो डॉक्टर विजय पवार, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा कि आपने जिस तरीके से ये पूरी की पूरी योजना बनी है, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से देशवासी सामने आएंगे और काम करेंगे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, डॉक्टर राजू, धन्यवाद कि आपने भी जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो आपने छोड़ी हो। तो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ अब यह है कि जज्बे की बात है कि अगर आप निश्चित रूप से करना चाहते हैं, आपके मन के अंदर इच्छा है, तो वो आपसे ज़रूर जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने MSTV से अपने दिल की बात की। जी सर, थैंक यू। जय हिंद बहुत सर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ जो बात कर रहे थे डॉक्टर विजय पवार और डॉक्टर राजू गोपालन, जिन्होंने किस तरीके से बताया कि दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल की अगर आपको फ्रेंचाइजी लेनी है या आपको कोई स्कूल अपने राज्य में, अपने शहर में कहीं खोलना है, तो निश्चित रूप से आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है, सुनहरा मौका हो सकता है। आप भी राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका दे सकते हैं। आपके मन में अगर ये इच्छा वर्षों से पल रही थी कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना है, तो निश्चित रूप से आज ये मौका है कि आप इस इंटरव्यू को सुनने के बाद में ज़रूर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना ईमेल बता देता हूँ, info@mstv.co.in। इस पर आप हमें ईमेल लिखें, हम ज़रूर डॉक्टर राजू तक और डॉक्टर विजय पवार तक इनको आपकी बात को हम ज़रूर पहुँचाएँगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए। आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और मेहमान के साथ मैं हाजिर रहूँगा। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।